प्रिय शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर लता, राजनीति विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आज आपके समक्ष सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के माध्यम से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन विषय पर चर्चा हेतु प्रस्तुत हूँ। यह विषय MAPS 503, MAPS 507, BAPS 201 के लिए है। आज हम इस विषय के पाठ्यक्रम व साथ ही राजनीतिक चिंतन विषय प्रवेश, राजनीतिक चिंतन क्या है, राजनीतिक चिंतन में यूनानी राजनीतिक चिंतन का क्या महत्व है, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आज सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो ध्यानपूर्वक इत्मीनान से इसे सुनें और समझें और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जो इसका पाठ्यक्रम है, इसमें ग्रीक राजनीतिक चिंतन से प्रारंभ होते हुए आधुनिक राजनीतिक चिंतन तक हम इसमें पढ़ेंगे। ग्रीक राजनीतिक चिंतन में प्लेटो और अरस्तु को पढ़ा जाएगा और इसके साथ ही साथ प्लेटो से पूर्व के जो राजनीतिक चिंतन हैं उन पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन पर हम बात करेंगे, जिसमें चर्च और राज्य के संबंध, परिषदीय आंदोलन, संत ऑगस्टाइन, मार्सेलियो ऑफ पडुआ, टॉमस एक्विनास को हम मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में पढ़ेंगे। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में हम मैकियावली और बोदिन को पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा जिसमें 507 में हम आगे के जो राजनीतिक चिंतक हैं जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, ग्रीन, JS मिल, मार्क्स, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि राजनीतिक चिंतन क्या है। व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट? पॉलिटिकल थॉट इज थॉट अबाउट द स्टेट, its structure, its nature and its purpose। वेबर ने कहा है कि जो राजनीतिक चिंतन है वह राज्य, उसकी संरचना, प्रकृति और उसके ध्येय से संबंधित चिंतन है। चिंतन और सिद्धांत में काफ़ी पुनरावृत्तियाँ होती हैं, तो इस विषय को हमें बहुत ध्यान से और इत्मीनान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। राजनीतिक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसका संबंध मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। राज्य संबंधी जितने भी प्रश्न हैं उन पर विचार करना, उस पर विमर्श करना और मीमांसा करना, यानी कि गंभीर मनन और विचार करना राजनीतिक चिंतन है। राज्य और शासन की प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में अलग अलग राजनीतिक विचारक जो विचार प्रकट करते हैं, जो सुझाव देते हैं, वे राजनीतिक चिंतन की परंपरा का मुख्य अंग हैं। अधिकतर राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के दो कारण होते हैं। या तो जो उस समय चल रही जो सत्ता है उसकी व्याख्या करना, उसे सही ठहराना, या जो तत्कालीन सत्ता है उसमें परिवर्तन की आशा से आलोचना करना, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इसका चिंतन मनन करना। विशेषकर जिन विषयों के बारे में राजनीतिक चिंतन किया गया है वो है राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, राज्य का क्या आकार होना चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, संप्रभुता के विषय में बहुत सारे जो चिंतक हैं उन्होंने चिंतन किया, कानून के बारे में, सरकार के बारे में, न्याय क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जो ये विषय हैं, इन विषयों पर चिंतन किया गया है। और जो चिंतन है, जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह कोई राजनीतिज्ञ हो, कोई शिक्षक हो, कोई लेखक हो, पत्रकार हो, कोई भी क्यों ना हो, वो ऐसे विचार व्यक्त करता है जिनका सरोकार मनुष्य से है और जो विचार राज्य और शासन से हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में हैं, तो वो एक तरीके से राजनीतिक चिंतन है। राजनीतिक चिंतन के प्रारंभ को
एंशियंट ग्रीक से माना जाता है, तो इसीलिए एंशियंट जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसे एक ग्रीक मिरेकल भी कहा जाता है। एंशियंट वेस्टर्न फिलॉसफी इज नोन एज ग्रीक मिरेकल। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में यूनानी विचारों का बहुत महत्व है। जो चिंतन, जो विचार उस समय किया गया, आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो आज भी प्रासंगिक है। वो विचार आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। जो पॉलिटिकल थॉट है उसके बारे में बार्कर का कथन है कि वो राजनीतिक चिंतन, एक प्रश्न उभरता है कि जो राजनीति विज्ञान है वो, या जो राजनीतिक चिंतन है वो ग्रीक में ही क्यों उसका प्रारंभ हुआ। वाई पॉलिटिकल थॉट बिगिन विद ग्रीक्स। यूनान से पहले भी शासित होते थे, शासक होते थे, पर जो इसका प्रारंभ है वो यूनान से ही क्यों माना जाता है। तो इस विषय में बार्कर का एक कथन है कि राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनान से होता है। राजनीतिक चिंतन के जन्म का यूनानी मानस के शांत और स्वस्थ तर्क बुद्धि के साथ संबंध है। क्यों ये स्थितियां हुई कि वहाँ पे ये जो थॉट है वो डेवलप हुआ, उसके कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति। माना जाता है कि जो वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत सही है, वहाँ समशीतोष्ण जलवायु है, इसलिए जो जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो आसानी से पूरी हो जाती हैं। और इस विषय में यूनानी नाटककार यूरोपिडीज ने लिखा है कि हमारे वातावरण शांति प्रदान करने वाला है तथा सुखद है। सर्दियों में शीत हमारे लिए असह्य नहीं होती है और गर्मियों में सूर्य की किरणें हमें आहत नहीं करती। यानी कि गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों ही वहाँ पे कष्टकारी नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु ने यूनानियों को शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और मानसिक दृष्टि से चिंतनशील बनाया है। और वहाँ पे जो जैतून है वो उसकी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। समुद्र के किनारे है तो मछली भी वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। तो इसको उन्होंने अपने भोजन में शामिल किया हुआ है। और आपको पता ही है कि ये जो दोनों चीज़ें, जैतून भी और मछली भी, वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होती हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति हो जाने से यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी वक्त मिल जाता था या मिल जाता। मूलभूत आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होने के कारण यहाँ के लोगों को आसानी से चिंतन, मनन, सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगने का अवसर मिला। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से माना जा सकता है कि यहाँ पे जो थॉट है वहाँ उसे प्रारंभ करने का उसके लिए पर्याप्त समय मिला। जिज्ञासा वृत्ति, यहाँ के लोगों में जानने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है। जिज्ञासा की भावना यूनानी चरित्र की एक विशेषता है। वो हर कुछ चीज़ को जानना चाहते हैं। तो एक कारण यह भी है कि वहाँ के लोग तर्क, वाद विवाद और इन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और वे किसी भी वस्तु को परखने और तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही उसे ग्रहण करते थे। एक यूनानी दार्शनिक का कथन है कि वह सम्राट बनने के बजाय सृष्टि के कारण मूलक नियमों को ढूंढ निकालना ज़्यादा पसंद करेगा। यूनानियों ने यह भी अनुभव किया कि प्रकृति ने मनुष्य को जिन शक्तियों से संपन्न बनाया है, उसे जो क्षमताएं दी है, उन्हें विकसित करना चाहिए। मनुष्य को अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन को संवारना चाहिए। इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठन आवश्यक हो जाता है। प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि
राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है। और अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। यूनानी मानते थे कि मनुष्य स्वयं अपने समाज को मनचाहा और सर्वोत्तम रूप दे सकता है। वहाँ पे क्योंकि नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्यों की व्यवस्था वहाँ पे थी, तो वहाँ पे 150 से ज़्यादा छोटे नगर राज्य थे और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि वहाँ पे जो विविध शासन प्रणालियाँ हैं उनका अस्तित्व था, जिसने उनके चिंतन को और ज़्यादा विकसित करने में भूमिका अदा की। यूनानी चिंतन के अंतर्गत मनुष्य को राज्य का अभिन्न अंग माना जाता था और उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन की आशा की जाती थी। तो समय समय पर लोग इकट्ठा होते थे और अपने नगर के बारे में सार्वजनिक निर्णय करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसने भी चिंतन को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा की। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में 2 राज्य सबसे महत्वपूर्ण थे, स्पार्टा और एथेंस। तो स्पार्टा में जो शासन चलता था वो कठोर अनुशासन वहाँ पे था, सैन्य मूल्यों की वहाँ प्रधानता थी, मैदानी इलाके में बसा था और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी और कृषि का जो सारा काम है वो दास करते थे। और वहीं एथेंस समुद्र के तट पर बसा था और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार से थी और वहाँ पे लोकतंत्र था। और ये दोनों जो शासन व्यवस्थाएं वहाँ पे थी, तो उसने कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक विचारक आए, सुकरात ले लीजिए, प्लेटो ले लीजिए या अरस्तु ले लीजिए, उन्हें एक तरीके से दिशा दी कि वो अपने जो विचार हैं, वो जो चिंतन है उसे आगे बढ़ाएं। पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ने का क्या रेलेवेंस है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए? पॉलिटिकल थॉट प्रोवाइड्स मेजर फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल theories, express the political ideas of particular time and solve current problem of political system. राजनीति विज्ञान विषय में राजनीतिक चिंतन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस विषय में आगे हम प्लेटो से पहले की जो राजनीतिक चिंतन है, जिसमें हम सोफिस्ट को पढ़ेंगे, सुकरात को पढ़ेंगे और इसके बाद हम प्लेटो और एरिस्टोटल के जो राजनीतिक विचार हैं उनको जानेंगे। तो आज का जो चर्चा है उसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।